नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए कक्षा 8 विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इस पाठ में से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और पीएम यशस्वी, टेस्टा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय। ब्लूप्रिंट में मैंने आपको बताया था कि किस अध्याय से किस टाइप के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए रबी फसल ग्रीष्म ऋतु, बी रबी फसल वर्षा ऋतु, खरीफ फसल वर्षा ऋतु और डी है खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु। तो देखिए, खरीफ फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है ना, विकल्प सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। रबी की फसल जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए कटाई, बी निराई, सी सिंचाई और डी जुताई। तो खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं निराई। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। अब रबी के मौसम में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? रबी फसलें कौन कौन सी होती हैं? यानी जो बरसात के शुरुआत में जो फसल बोई जाती है वे होती है रबी फसल, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, मूंग, चौला, कपास आदि। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रबी फसल का सही युग्म है वह है गेहूं और चना। गेहूं, चना, मटर, अलसी, ठीक है, ये जो है रबी की फसल होती है। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर माह तक किस फसल की बुआई की जाती है? विकल्प 4 दिए गए हैं। रबी, खरीफ, जायद और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जून से सितंबर माह तक जो फसल बोई जाती है उसे हम बोलते हैं खरीफ। जो खरीफ की फसल होती है वह जून से सितंबर माह तक बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में जो फसल बोते हैं उसे हम कहते हैं जायद। इसमें खरबूजा, तरबूज वगैरह आदि फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कार्य से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, फसल चक्रण से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, है ना। जैविक खाद के प्रयोग करने से होते हैं। खेत को खाली छोड़ने से भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन कटाई करने से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6, अक्टूबर से मार्च तक किस फसल की बुआई की जाती है ना। तो अक्टूबर से जो मार्च तक जो फसल बोते हैं उसका नाम होता है रबी। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए हैं। ए खरपतवार, बी चारा, सी जैविक खाद और डी उर्वरक। तो देखिए, बात हो रही है रासायनिक पदार्थ की, तो इसमें रासायनिक पदार्थ क्या है? उर्वरक है ना। तो
तो सही विकल्प क्या आ जाएगा हमारा? डी हो जाएगा उर्वरक। उर्वरक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? देखिए, कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है? तो वहां पर हम देख रहे हैं कि जो छिड़काव तंत्र होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भूमि असमतल भी है तो उसमें भी मतलब जो है सिंचाई हम कर सकते हैं। अब ड्रिप जो तंत्र होता है, इसमें क्या होता है कि पानी पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके जाता है, यानी सीधा जो पानी है पौधों की जड़ में पहुंचता है ना। ड्रिप तंत्र मतलब बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए हैं। खरपतवार, बी चारा, सी फसल, डी जंगल। जब एक ही स्थान पर और एक ही प्रकार के जब बहुत बड़ी मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, गेहूं की फसल है, कौन सी फसल है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रबी, खरीफ, जायद और मिश्र। तो गेहूं की फसल है रबी। अब यहां पर आपको जो है परीक्षा में गेहूं की बजाय अन्य फसलों के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है ना। या रबी की फसल में कौन कौन सी होती है, जैसे पीछे हमने दिया था प्रश्न, तो यहाँ फसलों के नाम आ सकते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, एक प्रश्न आएगा इस अध्याय से रिक्त स्थान वाला प्रश्न। एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला आएगा, एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पीय। ठीक है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस पार्ट से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आपके चारों अंक पूरे पूरे मिल सकते हैं। तो चलिए, अब यहां पर आया है यूरिया उर्वरक है। अब यूरिया कौन सा उर्वरक है? तो यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है ना, 46%, 40% जो है यूरिया में नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46%। ठीक है। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती है, क्या होती है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। तो सही उत्तर क्या जाएगा? तैयारी। तीसरा, छिड़काव तंत्र का प्रयोग किस प्रकार की भूमि में किया जाता है? छिड़काव यानी स्प्रिंकलर, है ना। तो स्प्रिंकलर का उपयोग कहां करेंगे हम? जब भूमि असमतल होती है, बराबर नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होती है, ऐसी असमतल भूमि में हम जो है छिड़काव तंत्र का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। चौथा प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है ना। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं जुताई। भंडारण के लिए किसके पेड़ की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो भंडारण के लिए नीम जो होता है ना, उसकी जो है सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। धान की बुआई किस विधि से करते हैं? तो धान की जो बुआई होती है वो होती है रोपण विधि। धान को सीधे खेत में नहीं हो जाते हैं, इसके पहले क्यारे बनाई जाती है, उसके क्यारे के अंदर छोटे छोटे पौध तैयार किए जाते हैं और फिर उन पौधों को रोपा जाता है, जिसे हम कहते हैं रोपण विधि। अगला जो है, सीड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो सीड्रिल जो होता है कृषि यंत्र, यह बुआई के लिए उपयोगी होता है। सीड्रिल से बुआई करने का समय एवं श्रम की बचत होती है। तो यहां पर हम इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस कृषि यंत्र का उपयोग करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। ठीक है। अगला है,
क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे? जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वे जल की सतह पर तैरने लगेंगे, ओले होंगे, है ना? तो क्या होगा? हल्का होकर के ऊपर आ जाएगा, यानी वो तैरने लग जाएंगे। समझ लीजिएगा कि बीज क्षतिग्रस्त हैं और ये बोने के लायक नहीं है। 2,4-D एक है, क्या है 2,4-D? 2,4-D एक जो है खरपतवार नाशी है ना? अगला प्रश्न है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या क्या आवश्यक है? तो देखिए, फसल जो उगाते हैं उसके लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश चाहिए और मिट्टी से जल तथा पोषक जो तत्व होता है वो आवश्यक होते हैं। 11वां है, कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 12वां है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, उर्वरता वृद्धि होती है, यानी मिट्टी उससे उपजाऊ हो जाती है और उपजाऊ होने से क्या होगा कि फसल की पैदावार अधिक होती है। अब इसके बाद में एक प्रश्न आएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा और यह जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय है, यह होगा 2 अंक का, ठीक है ना? कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। और अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वे हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के पौधे होते हैं, एक ही किस्म के पौधे होते हैं और एक बड़े स्थान पर एक साथ बोए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो मौसम के आधार पर फसलों को जो है 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी की। खरीफ की जो फसल होती है ये जून से सितंबर माह तक हो जाती है और रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक, है ना? यानी रबी फसल जो होती है वह शीत ऋतु में बोते हैं यदि हम बात ऋतु करें, और खरीफ की फसल हम बोते हैं वर्षा ऋतु में, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है, धान को शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान जो खेती होती है वह बरसात में होती है, क्यों होती है? देखिए उसका कारण यह है क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए धान को वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। शीत ऋतु में पानी इतना अधिक होता नहीं है ना? तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि धान को वर्षा ऋतु में ही क्यों उगाया जाता है? इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछेंगे तो उसका उत्तर तो एक ही आएगा, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न है, जुताई किसे कहते हैं? यानी कल्टीवेशन। अब देखिए जुताई किसे कहते हैं? उत्तर आ जाएगा, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। प्रश्न 5, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो बोते हैं ना जिनके बीच में एक निश्चित दूरी होती है, ऐसी क्यों होती है? दूसरा कारण यह है क्योंकि बीजों को उचित दूरी पर बोने से पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इससे क्या होगा कि पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। जब पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे तो स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो फसल भी अधिक पैदा होगी, फसल की पैदावार में वृद्धि होगी, है ना? तो इसलिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए। यानी रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके।
अब एनपीके का फुल फॉर्म क्या है वो ध्यान लीजिएगा। एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस और के यानी पोटास। ठीक है, ये क्या होता है, एक सम्मिश्रण होता है एनपीके, इन चीजों को मिलाया जाता है। ठीक है, और ये अलग अलग अनुपात में बाजार में उपलब्ध रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम बताइए। पारंपरिक यानी जो पुराने जमाने में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके हैं वे क्या है, मोट है ना, चेन पंप, ढेकली और रहट, इन तरीकों से पहले सिंचाई की जाती थी। लेकिन अब सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं वे हैं छिड़काव यंत्र है और ड्रिप यंत्र है। ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और छिड़काव यानी स्प्रिंकलर। आप देखे होंगे है ना, स्प्रिंकलर क्या होता है कि अपने चारों ओर घूमता रहता है और पानी को फुहारे के रूप में फेंकता रहता है। और ड्रिप तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि ये पौधे की जड़ में सीधा पानी पहुंचाता है। और ज्यादातर जो ड्रिप तंत्र होते हैं है ना, इनका उपयोग बागवानी फसलों में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, तो खेत में फसल के अतिरिक्त अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये देखिए खेत में हम क्या बोलते हैं, खेत में हम फसल बोते हैं, वो फसल के अलावा जो अन्य पौधे होते हैं है ना, जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, अनावश्यक होते हैं, अवांछित होते हैं, वे पौधे कहलाते हैं खरपतवार। ठीक है ना। अगला निराई किसे कहते हैं। निराई किसे कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। हमने देखा कि फसल में अवांछित पौधे होते हैं, अब अवांछित पौधों को हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि वे फसल के जो पौधे होते हैं उनके साथ में पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि फसल जो हमारी बोई गई है उसको पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं। तो उनको अधिक पोषक तत्व प्राप्त हो इसलिए क्या करते हैं, खरपतवार को हटाते हैं। तो खरपतवार हटाने की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं निराई करना, निराई कहते हैं। अगला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं, तो उचित समय एवं निश्चित अंतराल पर फसल को जल देना, पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है ना, रोजाना पानी देना सिंचाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी देंगे फसल नष्ट हो जाती है। तो एक निश्चित अंतराल होता है, हर फसल के हिसाब से अलग अलग है ना, किसी को 8 दिन में, किसी को 15 दिन में है ना, किसी को 4 दिन में पानी की आवश्यकता होती है। तो ये फसल के हिसाब से होता है कि इसे कहा गया है उचित समय एवं निश्चित अंतराल पर है ना, फसल को पानी देना या जल देना सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न है पशुपालन किसे कहते हैं। जब पालतू पशुओं से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। अगला प्रश्न है थ्रेसिंग किसे कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है थ्रेसिंग का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। उत्तर थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कौन सी मशीन द्वारा, कंबाइन। यानी इसमें क्या होता है, कंबाइन मशीन जो होती है ना, इसमें हार्वेस्टिंग यानी कटाई काम भी होता है ना, और उसके बाद में थ्रेसर काम भी होता है, यानी दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया हो जाती है, ये कहलाती है कंबाइन। यानी इसमें दोनों चीजें एक साथ होती है, इसलिए कहा जाता है कंबाइन मशीन। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा,
अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके सुझाव अनुसार अगली वीडियो में सुधार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।